जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा आज खत्म हो गया है। इसके साथ ही साथ दो नए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वजूद भी अमल में आ गया है। ये बदलाव जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के तहत हुआ है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर लेह में अपने ओहदे का हलफ ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हलफ इन्हें दिलाया। वहीं दोपहर में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG गिरीश चंद्र मुर्मू अपने ओहदे का हलफ लेंगे। आपको बता दें कि दो नई यूनियन टेरिटरीज के साथ अब मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। वहीं मुल्क में रियासतों की तादाद घटकर अब 28 हो गई है और नए बाब के आगाज के साथ ही अब ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी तरक्की के रास्ते पहुंचेंगे UT जम्मू कश्मीर और UT लद्दाख। आज 31 अक्टूबर है। आज रियासत का दर्जा खत्म हो गया। अब UT वजूद में आ गई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि UT बनने के बाद अब ये दोनों इलाके किस तरह से तरक्की करेंगे, कैसे दिगर रियासतों से जुड़ते हुए नजर आएंगे। शब्बीर मीर एसोसिएट एडिटर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मनोज कौल एडिटर जम्मू कश्मीर हमें जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले शब्बीर आपके पास आना चाहेंगे और आज का दिन जो है रोजाना की तरह नहीं है। हालांकि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 2 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज के बाद अब रियासत का दर्जा जो है रियासत नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर अब जो है UT बन चुका है। जम्मू कश्मीर नए बाब का आगाज हो गया है। जी सना, नए बाब का आगाज हो गया। तारीख साज दिन है ये। 1947 के बाद पहली बार कोई रियासत UT बना दी गई, यानी यूनियन टेरिटरी बना दी गई। हालांकि होता यह है कि यूनियन टेरिटरी से रियासतें बनती है और एक रियासत जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 सूबों पर मुश्तमिल थी उसको तकसीम किया गया। उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। ये तारीख साज दिन है। 18वीं सदी के अवाइल 19वीं सदी के अवाइल में ये रियासत जो है जम्मू कश्मीर डोगरा राज के दौरान इसको ये तश्कील हुई थी। कई हिस्सों को मिला के एक रियासत बनी थी। तकरीबन 150 साल के बाद 1846 के बाद से अब तकरीबन 150 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा। अब इस रियासत को तकसीम किया गया। 2 यूनियन टेरिटरीज क़याम में आई। अभी जो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू वो कुछ ही देर में हल्फ लेने वाले हैं और यहाँ इंतज़ार है। एक तारीख ज़रूर है लेकिन कुछ तलखियाँ भी इस तारीख में है। सना जी, जाहिर सी बात है कुछ तलखियों का भी आप जिक्र कर रहे थे और आपने सीधी तौर पर यह भी कहा कि ऐसा पहली बार तारीख में हो रहा है कि किसी रियासत को UT बनाया जा रहा है। इसको लेकर आवाजें भी उठी थी। हमने देखा था कि जब तंजीम नौ जदीद एक्ट बिल जो पेश किया जा रहा था ऐवान में उस वक्त भी आवाजें उठी थी। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, आज तारीखी दिन है। आज के बाद अब रियासत नहीं रहेंगे, ये दोनों इलाके अब UT में तब्दील हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सना। अब जम्मू कश्मीर एक अलग मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है और लद्दाख का जो इलाका है वो दूसरा अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनेगी। दोनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फेरबदल किया गया है। फेरबदल काफ़ी होने वाले हैं। अब जिस तरह से मरकज़ी सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है कि ये यूनियन टेरिटरीज जब दोनों वजूद में आएंगी तो उसके बाद तरक्की का एक दौर शुरू होगा। अब लोगों को ये ज़रूर इंतज़ार उस बात का रहेगा कि किस तरह की तरक्की होगी। क्या वाकई वो जो सिस्टम पहले यहाँ था जब स्टेट थी, क्या उस वक्त वो फंड्स जो मरकज़ी सरकार की तरफ से फराहम किए जाते थे क्या वो ज़मीनी सतह पर तो उस वक्त सही तरह से खर्च नहीं किए जाते थे और अब किए जाएंगे क्या। तो लोगों में एक हम ये कहेंगे कि एक तरफ कुछ खदशात भी हैं और एक उम्मीद भी है। उम्मीद है इस बात की कि शायद अब तरक्की होगी, शायद करप्शन का खात्मा होगा, शायद यहाँ जो रोज़गार के वसाइल हैं वो पैदा होंगे। वहीं दूसरी तरफ ये खदशात भी है कि जिस तरह से एक स्टेट थी उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाई गई है
तो ऐसा कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसा कि सियासी पार्टियां पहले से ये कहती आई हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट को अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है तो उनका उसका ये मानी है कि शायद इसका दर्जा कम कर दिया गया है। तो दर्जा बढ़ाने के बजाय अगर इसका दर्जा कम किया गया है तो वो जो लोग में किसी हद तक मायूसी भी ज़रूर है कि तबका ऐसा है, ख़ासतौर पर जो सियासी पार्टियां यहाँ की हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सब सियासी पार्टियां ये कहती हैं कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि उम्मीद भी है, और एक उम्मीद ये भी है कि जब ये तारीखी फैसला लिया गया था, जब 370 हटाया गया था, तो पार्लियामेंट के अंदर एक ऐलान किया गया था। उसके बाद भी हमने देखा, चाहे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हूँ या वज़ीर दाखिला अमित शाह हूँ, उनका ये कहना था कि ये एक परमानेंट फीचर नहीं है, यूनियन टेरिटरीज होना एक परमानेंट फीचर नहीं है। हो सकता है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जा सकता है, एक रियासत एक बार फिर बनाई जा सकती है। वो भी एक उम्मीद है लोगों के अंदर, वो चाहते हैं। काफी अहम आपने सवाल उठाया जब अमित शाह की तरफ से ये कहा गया था, जाहिर सी बात है कि ये हमेशा यूटी नहीं रहेगी, अगर हालात सही हो सकते हैं, मामूल पर एक बार फिर से लौट सकते हैं, तो रियासत का दर्जा भी लौटाया जा सकता है यूटीज को। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, सबसे अहम वजह तरक्की के रास्तों में रुकावट को बदनवानी माना जा रहा था। इसका जिक्र मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया कि तरक्की इसलिए नहीं हो पाती है कि आर्टिकल 370 है, बदनवानी वहां पर ज्यादा है क्योंकि आर्टिकल 370 है। अब आर्टिकल 370 को इख्तिताम हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब रियासत का दर्जा भी खत्म हो चुका है, यूटी बन रही। तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें मजीद बढ़ जाती हैं कि अब मरकजी सरकार यूटीज के लिए क्या कुछ करने वाली है। सबकी निगाहें जो हैं मरकज की तरफ मुतमईन भरी निगाहों से, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं। सना जी हाँ, एक जो जब तकरीर हुई थी होम मिनिस्टर की कि हम दफा 370 क्यों हटा रहे हैं, तब एक जो वादे किए गए, जैसे मनोज बता रहे थे कि वादे किए गए, एक यकीन दिलाया गया कि अब एक नया दौर शुरू होगा कश्मीर में, बदउनवानी ख़त्म होगी, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, वो उस पे नज़र लोगों की कड़ी रहेगी कि क्या जो दौर था वो बदलेगा और बदलाव क्या लोगों के हक में होगा। एक तो बदलाव होगा, बदलाव क्या होगा और फिर लोगों के हक में कितना होगा, लोग कितनी तरक्की करेंगे, इस पर कड़ी नज़रें लोगों की हैं। बदउनवानी के ताल्लुक से हालांकि कई छापामारी हुई, बहुत दिनों से यहाँ पे जो करप्शन के सिलसिले में छापामारी भी हुई, ईडी के भी छापे हुए, कई लोग गिरफ्तार भी हैं, उन पे मुकदमात भी चल रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग देख रहे हैं कि जिन बातों का ऐलान किया गया, जिन लोगों के बारे में कहा गया कि ये बदउनवान हैं और इन्होंने पैसे जमा किए हैं, इन्होंने एक्सचेकर का माल खाया है गवर्नमेंट का, क्या उन पे कार्रवाई होगी, ये भी एक सवाल होगा। जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले जम्मू कश्मीर के बने हैं, जो अभी हल्फ लेने वाले हैं, उनके सामने कई चैलेंज हैं। ना सिर्फ गवर्नेंस का चैलेंज है, ना ये कि उन्हें एक जो नया कश्मीर की बात की जा रही है, नया कश्मीर बनाना है, बल्कि उन्हें मिलिटेंसी जो है उसका भी सामना है। आपने देखा पिछले एक हफ्ते में 11 लोगों की, पिछले 15 दिन में दो हफ्तों में 11 लोगों की यहाँ पे को गोली मारी गई है। और ये भी एक बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, मिलिटेंसी है, वहीं पे लोगों की नज़रें हैं। इस जो नया डिस्पेंसेशन है, जो यूनियन टेरिटरी बनी है, जो वादे उस दिन किए गए 5 अगस्त को पार्लियामेंट में जो वादे किए गए हैं, वो किस तरह पूरे किए जाएंगे, और वो एक नज़र रहेगी। और जो बातें की गई हैं बदउनवानी के ताल्लुक से, रिश्वतखोरी को ख़त्म करने के ताल्लुक से, आम लोगों को इंसाफ देने के ताल्लुक से, क्या वो वादे पूरे होते हैं या नहीं? जाहिर सी बात है, ये तो सवाल है, लेकिन चैलेंज भरा होगा एलजीज के लिए। आगे आने वाले दिनों में चुनौती हो सकती है। ये कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, मजीद हम बातचीत करेंगे। मनोज कौल, जिस तरीके से हम जानते हैं कि मिलिटेंसी का दौरा वादी कश्मीर में रहा और एक तरीके से काली ज़र्ब भी लगाता रहा वादी कश्मीर पर, और अब जबकि सरकार ये दावे कर रही मनोज की मिलिटेंसी का खात्मा होगा यूटी बनने के साथ ही, ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? हाँ देखें सना, सबसे बड़ी बात जो है वो
रियासत जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है तो मिलिटेंसी की बात आती है। कि हमने देखा कि एक दौर ऐसा आया था बीच में जब मिलिटेंसी कम हो गई थी, मिलिटेंटियों की कार्रवाइयाँ कम हो गई थी, लेकिन 2016 के बाद हमने देखा कि एक मिलिटेंसी का एक नया दौर शुरू हो गया, जिसमें कई जो है हमने देखा कि कई हमले हुए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान हुआ, आम लोगों की हलाकतें हुई, कई मिलिटेंट भी मारे गए इस दौरान। और अभी जो 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह का हमने जो सिनेरियो देखा है, और हाल ही में जो सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात यह है कि जो आम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया है और ख़ासतौर पर गैर रियासती जो बाशिंदे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है फिलहाल अगर हम इमीडिएट देखेंगे। और दूसरा कि जो मिलिटेंसी का खात्मा है, मिलिटेंट को मारना आसान है, लेकिन मिलिटेंसी का खात्मा कैसे किया जाए, क्योंकि लगातार पुलिस हो या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका ये कहना है कि मिलिटेंट जो एक्टिव मिलिटेंट है उसका मुकाबला करना आसान होता है, लेकिन जो मिलिटेंट्स के सिंपथाइजर्स होते हैं उनको उनका मुकाबला करना जरा टेढ़ी खेर होती है, क्योंकि आप मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए आपको कई जो चीज़ें हैं वो करना पड़ेंगी। मिलिटेंसी का जो सेपरेटिज्म का अगर कहीं पर थॉट पनपाया जा रहा है, कुछ अगर वो लोग हैं जो लोगों को अलहदगी पसंदी की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कि वो सोच को, वो उन अनासिर को उन पर कैसे आप लगाम लगाएंगे, वो सोच आप कैसे ख़त्म करेंगे। और क्योंकि जैसे ही जब मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो तामीर तरक्की का जो दौर है, कुछ सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि किस तरह से वादी में अमन अमान कायम किया जाएगा। और फिलहाल जिस तरह के हालात वादी में हैं, हमने देखा कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जो हालात कश्मीर में रहे, काफ़ी हद तक हालात मामूल पर आए हैं, लेकिन एक इमीडिएट कंसर्न ये भी होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कि जैसे अभी हमने ये देखा कि जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक लाइफ है, पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हो पाई है। दुकानें सुबह खुलती हैं, शाम को खुलती हैं, दिन में बंद रहती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं चल रहा है, स्कूलों में प्रॉब्लम रही। तो ये एक इमीडिएट जो चैलेंज होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कि इसको कैसे एड्रेस करेंगे, ताकि जब लोग अपने कारोबार में मशगूल हो जाएंगे, जब अपना कारोबार कर पाएंगे सही से, तो उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि जो बाकी की चीज़ें हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो या डेवलपमेंट के जो काम हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। लेकिन इमीडिएट ये होगा कि जिस तरह की किलिंग्स होती हैं उनको कैसे रोका जाए, और दूसरा वादी कश्मीर में जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक ऑर्डर है, वो पूरी तरह से कैसे रेस्टोर हो जाए, पूरी तरह से नॉर्मलसी कैसे आ जाए। ये दो चैलेंज जो हैं वो मुस्तक़बिल करीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड्रेस करना पड़ेंगे। और हमें जो इतला मिली है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जब हलफ लेंगे उसके बाद ही वो एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग भी लेंगे, और मुझे लगता है कि सबसे पहले उनका जो फोकस होगा वो ये होगा कि जिस तरह के हालात हैं कश्मीर वैली के अंदर, उनको मामूल पर कैसे लाया जा सकता है, और जिस तरह की मिलिटेंटों की कार्रवाइयाँ बढ़ने लगी हैं उनको कैसे काबू में किया जा सकता है। जी, तो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कहीं ना कहीं वादी जो है ठप सी गई थी, लेकिन हालात मामूल पर लाने की मरकजी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग बौखलाहट के भी शिकार हैं, जिसकी वजह से वाकयात भी पेश आ रहे हैं। हमने देखा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब नए निज़ाम का निफाज हो गया है और 72 साल जो तारीख थी वो बदल गई है। शब्बीर, जाहिर सी बात है चैलेंजेस कई होंगे, जिसका जिक्र मनोज कौल ने किया। साथ ही साथ मनोज कौल ने यह भी बताया कि हलफ लेने के बाद एलजी एक इंतजामिया से मीटिंग भी करने वाले हैं। ये साफ तौर पर इशारे दे रही है कि अब कमान एलजी के हाथ जा रही है, तो अब रियासत की तरक्की भी, माफ कीजिएगा, यूटी की तरक्की भी मुमकिन है। और ऐसे में जो कामकाज बंद पड़े हुए थे वो अब सिलसिलेवार तरीके से जारी हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। सना, उम्मीद तो यही करेंगे कि जो पिछले 3 महीने से जो काम बिल्कुल ठप पड़े हैं, यहाँ तरक्याती काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। यहाँ पे आप देखें इस साल मैग्डमाइजेशन एक ज़रूरी अमल होता था, वो भी नहीं हो पाया। जहाँ पे जो काम 5 अगस्त तक हुआ था वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मनोज जैसे बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि तरक्की का वो दौर न सिर्फ उसको बहाल करना है बल्कि उसको आगे लेके जाना है, एक चैलेंज ये भी है। और दूसरा एक अहम बात मैं आपको बताऊं जो यहाँ खदशात लोगों के जहनों में है
कई खदशात है। और आपने देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने या फिर वज़ीर आज़म ने भी कई मौक़ों पे ऐसे इशारे दिए कि लोगों के ये खदशात दूर होंगे। जैसे कई बार ये बात की गई कि ज़मीन कोई किसी की नहीं छीनेगा। जाहिर सी बात है ये खदशा एक लोगों के जहनों में था कि यहाँ कहीं 35A के हटने के बाद कहीं ज़मीन पे कब्ज़ा करने लोग ना आ जाएं। तो ऐसे जो खदशात होते हैं, ये खदशात एक थॉट को, एक सोच को परवान चढ़ाते हैं जो पहले से यहाँ पे मौजूद है, और इसका कला कमा करने की ज़रूरत होती है। और ये इसकी अहमियत समझते हैं लोग। जैसे कई बार ये भी कहा गया, जैसे मनोज बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे परमानेंट ये मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी रहे, इसको रियासत का दर्जा वापस दिया जा सकता है अगर हालात सही रहे। तो ये चीज़ें मरकज़ी हुकूमत समझती है और इन चीज़ों का ख्याल भी रखा गया होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों में खदशात हैं। और उसके साथ ही जो तरक्की के वादे किए गए हैं, वो तरक्की के वादे हैं जो एक नया कश्मीर की बात की जा रही है, उसको न सिर्फ कायम रखना है बल्कि वो लोगों को दिखना चाहिए ज़मीन पे कि हाँ वाकई जो नहीं था वो हो रहा है। तो ये बहुत अहम बात है। लोग इस पे नज़रें लगाए हुए हैं कि क्या आगे क्या होगा, और ये चैलेंज है। इससे चैलेंज और भी बढ़ जाता है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं उनके लिए ये चैलेंज और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे अहम बात जो मनोज कर रहे थे कि जो अमन की बात है, हालात को फिर से पटरी पर लाने की बात है, पहले वही होगी क्योंकि तरजीह वही है। उसके बाद से ही कोई तरक्की का दौर शुरू हो सकता है। सना जी, और क्या कुछ बदलाव होंगे इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। मनोज, यूटी में बदल रही है ये रियासत, और आज इस रियासत का आखिरी दिन है, यूटी में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में अहम बदलाव क्या कुछ होंगे? पुलिस महकमों को लेकर भी बदलाव हो सकते हैं। वहीं हाई कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू पीठ मौजूदा इंतजाम के तहत काम करेगी और लद्दाख के मामलों की सुनवाई भी पहले जैसी ही होगी। हालांकि अगर बात आयोग की कर ली जाए तो अक़लियतों के हवाले से कहा जा रहा था कि अक़लियती महकमा पहले नहीं था, लेकिन अब जब ये मरकज के ज़ेर इंतजाम ये इलाका पहुंचेगा तो इसके फायदे अक़लियतों को भी सही तरीके से मिलेंगे। पहले जो है ये सभी लोगों को मिलते थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें सना, जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर था उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स थे या बाकी जो बॉडीज़ थी वो काम करती थी, लेकिन वो जो अमल है वो पहले से शुरू हो गया कि जो यहाँ देखा गया, जैसे हमने देखा स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन है उसको हटा लिया गया। इसी तरह से कुछ और जो कमीशंस बनाए गए थे, जो हैंडीकैप्ड के लिए कमीशन था उसको हटा लिया गया, और वो ऐसा कहा गया कि ये जो कमीशंस बनाए गए हैं ये गैर ज़रूरी कमीशंस हैं, क्योंकि इन पर जो पैसा जो खर्च होता है वो उतना इससे काम नहीं होता, चाहे वो सैलरी की बात हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, जो दीगर खर्चात होते हैं दफातर के, तो वो उनको ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लागू होंगी, जैसे यहाँ जो 7th पे कमीशन के बाद एक जो अलाउंस होता था वो जो हर जगह पे मिलता था, लेकिन यहाँ जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नहीं मिल पाता था। तो वो अलाउंस का जो है उसका इतलाक़ होगा, पहले से वो अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। यानी सरकारी मुलाजिम जो हैं जो अलग अलग जो मद हैं उस अलाउंस के, उसमें करीब 4800 तक का जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह जैसे आपने कहा कि जो अक़लियती कमीशन है, पहले यहाँ अक़लियती कमीशन नहीं होता था, अब अक़लियती कमीशन आएगा तो उसके बाद जो अक़लियतें यहाँ की हैं उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसा कि सरकार ने जिक्र किया है, जैसे जो फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए जो खुसूसी स्कीमें हैं या खुसूसी कमीशन बनाए गए थे, जो खुसूसी कवानीन मुल्क के दीगर हिस्सों में लागू थे वो यहाँ लागू नहीं हो पाते थे, वो कानून लागू होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो ट्रांसफार्मेशन है, ये जो स्टेट से अब यूनियन टेरिटरी में आ गया है, अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी है और लद्दाख अलग बनी है, तो जो मरकज़ी सरकार के जो कानून है, मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर भी राइज होंगी। अब यही देखना होगा, बार बार यही हम कहते हैं कि जो वो स्कीमें हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएँ, ताकि आम लोग
उनसे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जब स्टेट थी जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी स्कीमें बहुत सारी ऐसी थी, लेकिन उन स्कीमों का फ़ायदा ग्राउंड लेवल पर लोगों को नहीं मिल पाता था। उसकी कई वजूहत थी, चाहे दफ्तरी तवालत की बात की जाए या फिर उनके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था। लोगों को वो फ़ायदे जो है हासिल नहीं हो पाते थे उन स्कीमों के होते हुए भी। अब ये जो स्कीमें नई होंगी, जो नए कानून यहाँ पे लागू किए जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एलजी के लिए, उनके जो एडवाइजर्स रहेंगे, जो ऑफिसर्स जो उनके मातहत काम करेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पहले ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस किस तरह की फैसिलिटीज़ है। सर, मैं आपको बताऊं कि आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि अब अगर स्टेट खत्म हो गया, अब यूनियन टेरिटरी बनी है, तो उसके बाद हमें फ़ायदे क्या हैं। हाँ, मोटे मोटे तौर पे वो समझते हैं कि यहाँ जैसा कि कहा गया है कि डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज थे उनको फ़ायदा मिलेगा, वो अब सिटीजन यहाँ के माने गए। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो लोगों की समझ में आई हैं, लेकिन जो बाकी के जिस तरह के फ़ायदे हैं, जो बाकी के जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ के लोगों को मिल पाएंगी, वो ज़्यादातर लोगों के पास अभी नहीं है। हालांकि एक कैंपेन भी शुरू किया गया था सरकार की तरफ से, न्यूज़पेपर्स के जरिए ये बताया गया कि आर्टिकल 370 जो है उसके हटाने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद किस तरह के फ़ायदे लोगों को हो सकते हैं, कौन सी स्कीमें आ सकती हैं, कौन से कमीशंस यहाँ नए सिरे से कायम किए जाएंगे जो यहाँ पहले मौजूद नहीं थे, उनसे क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि सरकार यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो के मातहत जो अमला होगा, वो किस तरह लोगों तक ये इन स्कीमों को पहुंचाएगा, उनकी जानकारी पहुंचाएगा और उसके बाद लोगों को किस तरह का फायदा होगा। जी, सरकार के सामने ये भी चैलेंज है कि स्कीमों को यूटी बनने के बाद जो स्कीमात अमल में लाई जाएंगी और लोगों के फायदे के लिए जो स्कीमात बनाई जाएंगी, उससे किस तरह लोगों के बीच लेकर जाएगी, ये बड़ा सवाल बनता है। शब्बीर, चैलेंज तो एलजी के सामने बहुत से होंगे, लेकिन यूटी बनने के फवायद क्या कुछ होंगे, ये भी सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है कि सरकार कैसे लोगों को बताए कि यूटी जब ये बन गई है तो आपको ये फायदे हो रहे हैं और आप इन फायदों से मुस्तफीद होइए। सना, बेशक जैसे मनोज बता रहे थे, एक कोशिश ये शुरू की गई थी एक मुहिम कि लोगों को बताया जाए अखबारों के ज़रिए, इनके ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए कि क्या फ़ायदे हैं दफ़ा 370 हटाने के बाद। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बन गई, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाका आ गया, उससे क्या फ़ायदे लोगों को हैं वो यहाँ लोगों को अभी तक पूरे समझ में नहीं आए हैं। ये बेशक एक मसला होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब ज़मीन पे काम होता है वो लोगों को दिखता है। जब किसी वर्ग को, किसी तबके को फ़ायदा पहुंचता है तो उसको वो दिखता है। गवर्नेंस ज़मीन पे जब आ जाती है तो लोगों को दिखता है, और वही सबसे बड़ा सबूत होता है इस बात का कि क्या तब्दीली आई। तब्दीली जब ग्राउंड पे आएगी, ज़मीन पे आएगी, लोगों को वो बेशक दिखेगी और उससे उनका यकीन बढ़ेगा उन बातों पे, उन वादों पे जो लोगों के साथ किए गए। जब दफ़ा 370 हटाई गई तब जो वादे किए गए उन पे यकीन उसी बात से बढ़ेगा। आप जब बात करी थी अभी तब्दीलियों की कि क्या बदल जाएगा, जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी असेंबली मौजूद है। जी, असेंबली से मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे अगर दिल्ली की बात करेंगे, यहाँ पे पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा, लेकिन जो ज़मीन का सबसे ज़्यादा मसला लोगों को यहाँ दरपेश है, उनको खर्चात कही है ज़मीन के ताल्लुक से। लेकिन जो ये एक्ट यहाँ पे बना है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें लिखा गया है कि जो ज़मीन होगा वो रियासती इंतज़ामिया यानी जो असेंबली बनेगी उसके तहत होगा। तो ये कुछ चीज़ें रखी गई हैं जो जो उस वक्त ज़रूरी समझी गई जब ये कानून बना, क्योंकि मरकज़ी सरकार ये समझती थी कि कुछ खदशात यहाँ के लोगों को है, क्योंकि दफ़ा 370 के साथ इनके जज्बाती लगाव भी था। तो अगर कुल मिला के कहें कि जब ज़मीन पे हरकत दिखेगी, जब ज़मीन पे इम्प्लीमेंटेशन दिखेगी, सरकार दिखेगी और सरकार को उसकी जो स्कीमें हैं उसके फ़वाइद दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग अपना अगर उनके खर्चात है वो जाहिर खुद से ही दूर हो जाएंगे। सना, यानी शब्बीर, ये कहना कि अमन का इंतजार कर रही डल झील
अब सुकून के साथ रह सकती है और अमन जो है अमन पसंद लोग और अमन के इंतजार में बैठी डल झील को कहीं ना कहीं अब सुकून जरूर मिलेगा। यही वादा किया गया है, यहाँ के लोगों के साथ ऐसा ही होगा और उम्मीद हम भी करेंगे और हम भी देखेंगे कि कैसे होगा। नजरें इसी पे हैं और उम्मीद भी यही करेंगे। सना जी, मनोज कॉल के पास चलेंगे। मनोज, इस आर्टिकल 370 को लेकर हमने देखा था कि लोगों में डर था। अब जब यूटी बन गई है, बन गए हैं दोनों इलाके, ऐसे में लोगों के मन में, जहन में खदशात हैं। इन खदशात को दूर करने के लिए जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को स्कीमात चलानी पड़ेंगी और ये बताना होगा कि यूटी से आपको क्या कुछ फवायद हैं। लेकिन अवाम अपने जहन से यूटी को एक्सेप्ट कर रही है क्या? देखिए सना, आम लोगों की अगर बात करेंगे तो जब आप एक स्टेट से यूटी बन जाते जी, तो मायूसी है, एक आंसर है मायूसी का। हम पहले स्टेट थे, अब यूनियन टेरिटरी हो गया, लेकिन उस मायूसी के साथ साथ एक उम्मीद भी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उम्मीद यह है कि पहले जो कुछ नहीं होता था, जो लोगों के फेवर में होना चाहिए, हो सकता था, वो पहले नहीं होता था, अब होगा। पहले ये कहा जाता था कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो फंड्स सेंटर से आते थे डेवलपमेंट के लिए, वो फंड्स क्या ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन होती थी, वो स्कीमें बन पाती थी, उनसे लोगों को फ़ायदा होता था, वो तामीरी काम होते थे या नहीं होते थे, किस हद तक होते थे, पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती थी या नहीं। ये लोगों को एक उम्मीद जग गई है कि पहले जिस तरह से काम नहीं होता था, सुस्त रफ्तारी से होता था, तो शायद अब अच्छे से होगा। जी। दूसरी बात कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जैसे मिलिटेंसी का प्रॉब्लम, क्या जिस तरह से पहले पुलिस काम करती थी इफेक्टिवली, क्या उस काम में अब कुछ फुर्ती आएगी, क्या वो काम कुछ तेज होगा? अगर ये सरकार ये मान के चलती है कि हम 2 साल में हालात ठीक कर देंगे, अब जब नई इंतजामिया आई है, क्या वो इस तरह से काम करेंगे कि वो 2 साल से पहले ही हालात को बेहतर करें? पहले जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो कम होती थी, क्या अब सरकार नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ देगी? जैसा कि ये कहा गया 370 हट जाने के बाद अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नई कंपनीज आएंगी, कारपोरेट सेक्टर आएगा, तो लोगों की ये उम्मीदें हैं। क्या कारपोरेट सेक्टर आएगा? यूनियन टेरिटरी भी है, कारपोरेट सेक्टर आएगा, नई जो है डिस्पेंसेशन आ गई है, हमें रोजगार मिलेगा, तो ये उम्मीद अभी भी है। और कुछ एक्शन देखने को भी मिला है, जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसकी तरफ से कई कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमने कई लोगों से यहाँ बात की है, तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से पहले हमारे पास विजिलेंस कमीशन होता था, विजिलेंस कमीशन उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता था जितना कि अकाउंटेबिलिटी जो ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो, माफ कीजिएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो उससे ज़्यादा काम करता है। तो यानी अगर उस तरह के कदम उठाए जाएँ, उस तरह की जो जैसे शबीर कह रहे हैं, उस तरह की हरकत ज़मीन पर दिखे, तो जाहिर है लोग खुश हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर हमें लगा था कि हमने कुछ देर के लिए खोया है स्टेटहुड, हम यूनियन टेरिटरी में आ गए हैं, जैसा कि वादा किया गया है कि स्टेट एक बार फिर ये स्टेट बनेगी, ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमेशा जो है यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। हो सकता है ये भी हो कि अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह के काम हों जो लोगों के हित में हों, रिश्वतस्तानी कम हो जाए, जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, माहौल ठीक हो जाए, अमन कायम हो जाए, तो लोग शायद ये कहेंगे कि नहीं, जो यूनियन टेरिटरी में हमें फ़ायदा है, जिस तरह के जो फ़वाइद यहाँ हैं, जिस तरह से आराम से यहाँ ज़िंदगी हम बसर करें यूनियन टेरिटरी के तौर पर, तो शायद स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक तरफ उम्मीदें हैं लोगों को। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इस हवाले से उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती हुई दिखाई देती है। हालांकि हर चीज़ों का जड़ जो है सरकार की तरफ से कहा गया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल, पहली बार ऐसा हुआ है तारीख में कि कोई रियासत यूटी में तब्दील हो रही है और एक तरह से नया निज़ाम नाफिज हो जा रहा है। एक बार फिर से शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, अगर बात लोगों को परेशानियों के हवाले से की जाए तो सरकारी कामकाज की जो जबान है वो हम देख रहे हैं कि रियासत में अब तक जो थी जम्मू कश्मीर, वहां पर उर्दू थी। अब यूटी बनने के बाद कहा यह जा रहा है कि लैंग्वेज तब्दील होकर हिंदी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसको लेकर सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा।
सना बिल्कुल, यहाँ हिंदी बहुत ही कम लोग जानते। मुझे लगता है कि अगर कश्मीर की आप बात करेंगे, जम्मू में तो काफ़ी लोग हिंदी से हिंदी जानते हैं, लेकिन यहाँ नाबलद है लोग हिंदी से। हिंदी का कोई दूर दूर यहाँ पे वास्ता। अब यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे अगर 25 सीटें हिंदी की होती हैं तो वहाँ मुश्किल से ही लोग वो सीटें भर जाती हैं हिंदी के लिए। तो बहुत ही कम लोग हिंदी यहाँ पे जानते हैं और ये अच्छा शुगुन नहीं होगा अगर गवर्नमेंट यहाँ उर्दू को सरकारी ज़बान नहीं रखती है और उसके बजाय हिंदी को रखती है, तो ये बहुत अच्छा शुगुन नहीं होगा और लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं लेंगे। और जिस तरह का आपने रिएक्शन देखा पिछली बार जब बात की गई थी पूरे मुल्क में हिंदी को लागू करने की फर्स्ट लैंग्वेज, आपने देखा कि जनूबी हिंदुस्तान में किस तरह का रिएक्शन आया था। मुझे लगता है कि उससे कम रिएक्शन यहाँ से नहीं आएगा। तो उर्दू एक यहाँ पे जोड़ने वाली ज़बान रही है हमेशा से, क्योंकि अगर जम्मू में यहाँ पे हालांकि लोग आम तौर पे कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन उर्दू से यहाँ लोग जानते थे। जब यहाँ फारसी भी थी, हमारे कई लोग हैं चाहे हिंदू, सिख या मुस्लिम, जो पुराने लोग हैं वो फारसी उस ज़माने में जानते थे और कई गैर मुस्लिम जो लोग थे वो फारसी के मशहूर शायर थे, वो फारसी दां थे। और इसी तरह अब उर्दू यहाँ पे सरकारी ज़बान है और इसको अगर तब्दील किया जाता है तो ये अच्छा शुगुन नहीं होगा। अब सरकार के मन में क्या होगा वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, लेकिन मेरी समझ से ये बात यहाँ कश्मीर वादी में लोगों को रास नहीं आएगी। सना, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं मनोज कौल, सरकार इस आर्टिकल 370 की मनसूखी के साथ ये कहने लगी कि अब जो जम्मू कश्मीर है उसका राब्ता सीधे तौर पर बकिया रियासतों से भी हो गया, हिंदुस्तान से हो गया, अब अलग थलग नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर। ऐसे में लैंग्वेज तब्दीली जो की गई है उसको लेकर दूसरे रियासतें को कहीं ना कहीं परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो वहां पर जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उन्हें हिंदी आती नहीं है। ऐसे में सरकार के सामने क्या कुछ परेशानियां पेश आ सकती है? क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें कुछ तब्दीली देखी जा सकती है? देखें सना, जहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते थे। अब चूंकि जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है तो इसके दो हिस्से हैं, एक जम्मू का खित्ता है और एक कश्मीर का खित्ता है। कश्मीर के खत्ते में देखेंगे तो वहाँ हिंदी बहुत कम है, जैसा कि शबीर बता रहे थे, वहाँ हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदी की तरफ इतने ज़्यादा माइल उतना कभी हुए हैं और ना ही वो आशना है इस ज़बान से। लेकिन दूसरी तरफ जो जम्मू का एरिया है, चाहे आप जैसे आप बानिहाल क्रॉस करते हैं, रामबन से जो इलाका शुरू हो जाता है, चिनाब वैली के कुछ एरियाज को छोड़ के बाकी का जो इलाका है एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ हिंदी नोइंग लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों हिस्सों को मिला के देखा जाए तो उर्दू जानने वाले लोग ज़्यादा हैं, हिंदी जानने वाले लोग कम हैं। लेकिन ये भी एक शिकायत थी यहाँ के लोगों की कि जो जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू खत्ते के जो लोग हैं, उनकी ये शिकायत थी कि जो सरकारी ज़बान जो है वो उर्दू है, हम उर्दू जानते नहीं। तो उनकी जो हम ये कह सकते हैं कि उनकी शिकायत शायद दूर हो जाएगी। लेकिन साथ ही अगर कुल मिलाकर देखें, मजबूत तौर पर देखें, जैसे मैंने कहा कि अगर जम्मू और कश्मीर को दोनों को मिला के देखा जाए तो ज़्यादातर आबादी जो है लोगों की वो उर्दू जानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो मुझे चाहेंगे कि जो सरकारी ज़बान यहाँ की है वो उर्दू ही रहे। अब ये देखना होगा कि जो नई डिस्पेंसेशन आएगी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आएंगे और जब लोगों की डिमांड ज़रूर होगी, उसके बाद एलजी कुछ ऐसी ही कुछ व्यवस्था बनाएंगे, कुछ ऐसा कोई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जिसमें ना वो कश्मीर के जो लोग हैं, जो उर्दू के चाहने वाले लोग हैं, ना वो उन्हें नाराज़ करेंगे और ना ही वो हिंदी जानने वाले लोगों को निराश करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, किस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं, ताकि जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग दोनों सेटिस्फाई रहें। उन्हें ये ना लगे कि हमारे जो यहाँ की सरकारी ज़बान थी, उर्दू जानने वालों को ये ना लगे सरकारी ज़बान को हमसे छीना गया और हिंदी हम पे थोपी गई, और वहीं हिंदी वालों को ये ना लगे कि अगर पूरे जो है बाकी यूनियन टेरिटरी में अगर सरकारी ज़बान हिंदी है तो यहाँ उर्दू क्यों है। तो कोई मैकेनिज्म ज़रूर बनाना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं लैंग्वेज के ताल्लुक से किसी तरह की मायूसी का शिकार ना हो।
जाहिर सी बात है। तो ये एक मामला भी है जो दरपेश रहेगा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। और आज का दिन, आज 31 अक्टूबर है, 6 अगस्त को अगर हम जाएंगे तो उस दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर तंजीम नौ जदीद बिल जो पेश किया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी में तब्दील करने का ऐलान किया गया था। और जिसके बाद हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लोगों ने इसको लेकर गम और गुस्से का भी इजहार किया था। लेकिन पहली बार ऐसा तारीख में हो रहा है कि किसी रियासत का प्रमोशन से डिमोशन हो रहा है, यानी रियासत से यूटी में, राज्य से यूटी में तब्दील हो रही है। जम्मू कश्मीर आज से बाज़ाब्ता तौर पर एक यूटी बन गई है। तो वहीं लद्दाख को भी अपना एलजी मिल चुका है। अब से कुछ देर बाद मुर्मू एलजी के तौर पर हलफ लेंगे। श्रीनगर में तकरीबात जारी, हालांकि मीडिया को इस तकरीब से दूर रखा गया है। शब्बीर, आपके पास लौटेंगे। बदनवानी की हमने बात कर ली, 72 साल तारीख बदल रही है और साथ ही साथ क्या कुछ काम होने वाले हैं और कितनी हरकत में काम होंगे, इसको लेकर सभी को उम्मीदें हैं। लेकिन अगर बात सरकार की जाए, सरकार के फॉर्मेशन की कर ली जाए, तो एलजी हलफ आज ले लेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी बयार बहे कि सरकार का निफाज लाया जाए एलजी के बागडोर संभालने के बाद। हालांकि जो मेन स्ट्रीम लीडरान हैं वो तो नजरबंद है। क्या लगता है कि एलजी के कमान संभालने के बाद जो तमाम सियासी लीडरान नजरबंद हैं, उनके हवाले से कुछ फैसला एलजी ले सकते हैं? सना, पहले मैं आपको एक खबर देना चाहूँगा। अभी अभी जो एलजी है उन्होंने हलफ ले लिया है। जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की है गीता मित्तल, उन्होंने उनको हलफ दिलाया। ये कार्रवाई अभी अभी इख्तिताम पजीर हो रही है, उन्होंने हलफ ले लिया है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बात करें तो इस वक्त अपने नाज़रीन को बड़ी खबर दे दें। शब्बीर, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे। तो जम्मू कश्मीर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल चुका है। जेके यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू मुंतखब किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की हलफ बर्दारी तकरीब हुई है, उन्होंने हलफ लिया। आपसे कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे इस हवाले से बता रहे हैं। तो जेके हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हलफ दिलाया है। तो जम्मू कश्मीर को पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल गया है। इसी तरीके से लद्दाख को भी पहला एलजी मिला है। जेके यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई श्रीनगर में। हलफ बर्दारी तकरीब में आपको बता दें, मीडिया को दूर रखा गया। इस हलफ बर्दारी तकरीर से जेके हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने एलजी को हलफ दिलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस हवाले से श्रीनगर में तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। तो जेके यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट मुंतखब किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने हलफ भी ले लिया है। अब जो तरक्की के काम हैं, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर को पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल चुका है। वहीं लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख को भी पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल चुका है। शब्बीर, आपके पास लौटेंगे। जब एलजी पहला जम्मू कश्मीर को मिल चुका है, अब ऐसे में सरकार के फॉर्मेशन पर सभी की निगाहें जाती हैं। हालांकि तमाम जो मेन स्ट्रीम के लीडर हैं वो नजरबंद हैं। इस ताल्लुक से क्या एलजी फैसला ले सकते हैं और क्या लगता है कि जल्द ही सरकार के फॉर्मेशन को लेकर भी कवायद शुरू हो जाएगी? जी हाँ सना, सबसे अहम बात आपने जो की, क्योंकि यहाँ पे एक असेंबली भी बननी है, सियासी वैक्यूम है यहाँ पे। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस वक्त, जब पिछले हालात बात कर रहे थे कि यहाँ पे कारोबार नहीं खुल रहा है, यहाँ पे निजी गाड़ियाँ नहीं चलती, यहाँ पे तालीमी इदारे नहीं खुलते, तो हम बात कर रहे थे कि एक कुशन नहीं था। पहले ज़माने में ये होता था कि जो सियासी लीडर हुआ करते थे वो लोगों से बात करते थे और कुछ चीज़ों का हल निकल आता था और उनको मना लेते थे कुछ चीज़ों के लिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक सियासी वैक्यूम है। जो लोग पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो उनके लीडरान हैं, दो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी कैद हैं, उनको कैसे बाहर लाया जाए, क्या उन पे जल्दी कोई फैसला होगा, इशारे फिलहाल कोई नहीं मिले हैं। अगर आप पिछले गवर्नर की बात करें जो इससे पहले थे यहाँ, उनकी तरफ से तो यही था कि फ़िलहाल उनको आज़ाद करने का या कोई सियासी अमल शुरू करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं उनका अपना एक तरीक़ाकार होगा। वो जब मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे, आज का जो हलफ बर्दारी की तकरीब रही
बहुत ही लोग की रही, किसी भी जो मीडिया इदारे हैं उनको बुलाया नहीं गया। सिर्फ एक दो वहाँ पे आप मानिए सरकारी लोग हैं, कोई सियासतदान वहाँ पे कोई नहीं है। पुलिस के आला अफसरान हैं, जो सरकार में सरकारी अफसर हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो वहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि जब गवर्नर आते थे या इस तरह की तकरीबात होती थी तो सियासी लोग वहाँ पे मौजूद रहते थे। अब चूंकि सियासतदान बंद है यहाँ के, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छा शगुन होगा ये कि किसी एक टाइम के बाद ये अमल शुरू हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जमहूरी दौर में आप सियासतदानों को बंद नहीं रख सकते, और एक सियासी वैक्यूम पैदा करने का मतलब ये होता है कि इसकी जगह बाकी लोग लेंगे। जब एक खालीपन कहीं पे आ जाता है तो बाकी लोग इसकी जगह लेंगे, और जब सरकारी अफसरों के तहत सब काम रहते हैं तो वो जो लोगों के साथ एक कनेक्ट रहता है। आप भले ही ये कहें कि जो यहाँ पे ख़ानदानी राज चल रहा था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ लोगों का कनेक्ट नहीं था। तो एक वो कनेक्ट करने के लिए सियासतदान आपको चाहिए, सियासी लोग चाहिए और सियासी अमल चाहिए आपको, वो ज़रूर होगा। और यहाँ पे एक अहम बात ये भी कि अभी यहाँ पे इंटरनेट बंद है, अभी यहाँ पे प्रीपेड सर्विसेज नहीं चलती है। कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन पे फैसले ज़रूर होंगे। जो हमें पता चला है ज़राए से कि हलफबर्दारी के बाद वो आला अफसरान से उनकी मीटिंग होगी, और उसमें शुरुआत क्या होगी वो बातें आगे आके निकल जाएंगी, और एक जो सिमत है, एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट की, वो शायद पता चल पाए। जी, तो सरकार का फॉर्मेशन नहीं है, सरकार नहीं है तो हेल्दी जमहूरियत नहीं कहा जा सकता है। और हेल्दी जमहूरियत की तरफ मरकजी सरकार एलजी के जरिए किस तरह के कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। मनोज, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, आपके पास लौटेंगे। अब जबकि पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल चुका है जम्मू कश्मीर को, और ऐसा पहली बार होगा कि पहला एलजी मुंतखब किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसे में जो उम्मीदें हैं वो मजीद बढ़ जाती हैं कि जो एलजी हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए किस तरह से दरवाजे जो हैं तरक्की के खोलेंगे, किस तरह से उनकी तरक्की की बातें करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जहाँ लोगों को मायूसी है वहीं उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीदें इस बात की हैं कि डायरेक्टली पैसा आएगा, डायरेक्टली यहाँ खर्चा होगा। अब जहाँ जो तामीराती स्कीमें हैं उन पे पैसा लगेगा, यहाँ जो बदउनवानियाँ हैं उन पे लगाम लगेगी, रिश्वत सतानी ख़त्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों में, जिनका ये मानना है कि अगर यूनियन टेरिटरी ही रहती है और इस तरह के काम होते हैं तो एक बहुत बड़ा एक योगदान होगा मरकज़ी सरकार की तरफ से, एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। लेकिन अब एलजी कितनी देर तक रहेंगे? एलजी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप पर रहते हैं। इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है, हमारा मुल्क सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो इसके साथ साथ एलजी जहां अपना काम करके दिखाएंगे, वहीं उन्हें पॉलिटिकल लेवल पर भी जो काम करने होंगे, जहां की जो पॉलिटिकल अभी जो वैक्यूम हुआ है उसको दूर करने का काम करना होगा। जो यहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं वो नज़रबंद हैं, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आपका पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, सीपीआईएम हो, कोई भी छोटा मोटा जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनके साथ जब तक वो रब्ता कायम नहीं करेंगे, जब उनके साथ जब तक वो मिलेंगे नहीं, और उनकी जो नज़रबंदी है या जो कहीं जो कैद हैं, जो हिरासत में हैं, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक जो आम लोगों का जो कनेक्ट है सरकार के साथ वो थोड़ा सा कम रहेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि ब्यूरोक्रेट उतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होता है आम आदमी तक। जी, जाहिर सी बात है। तो ये आज जो है 72 साल तारीख जो है तब्दील हो गई है, और 2 यूटी बना दिए गए हैं, मरकज के 2 ज़ेर इंतजाम इलाके बनाए गए हैं। इससे पहले की अगर बात करेंगे, पहले वजीर दाखिला जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, 560 से ज्यादा रियासतों का इंतजाम हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर ऐसा हुआ है। हालांकि अब उम्मीदें लोगों की मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि यूटी बनने के बाद किस तरह से उनकी तरक्की होती है, और एलजी के हाथ में कमान जाने के बाद किस तरीके से तरक्की करता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बेहद शुक्रिया शब्बीर आपका, और मनोज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदा।